हाय सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर। आज अपना चैप्टर है कंसोलिडेशन, एडवांस अकाउंटिंग में कंसोलिडेशन वाला चैप्टर आज अपन स्टार्ट करेंगे सर। और सर कंसोलिडेशन में मैं आपको इतना सा बता देता हूँ कि इस चैप्टर का वेटेज क्या रहता है सर। कंसोलिडेशन में सर जो ये चैप्टर है इसका वेटेज रहता है 15 to 20 मार्क्स का एग्ज़ाम में। सर फ्रीक्वेंसी क्या रहती है इसकी? फ्रीक्वेंसी में सर मैं ऐसा कहना चाहूँगा कि अगर एडवांस का पेपर होगा तो कंसोलिडेशन अवश्य होगा। अगर एडवांस का पेपर होगा तो कंसोलिडेशन अवश्य होगा। इसका मतलब ईच एंड एवरी अटैम्प्ट में ये 15 to 20 मार्क्स का आपके पास पूछा जाता है सर। कभी हार्ड पूछा जाता है, कभी सिंपल पूछा जाता है, बट सर है चैप्टर एकदम मॉडरेट टाइप के अंदर आता है। मॉडरेट चैप्टर है, इतना कोई हार्ड चैप्टर नहीं है। क्लियर? यस सर। तो सर आज अपना कंसोलिडेशन वाला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जिसमें मैं आपको सबसे पहले कुछ कॉन्सेप्ट नोट्स लिखवाऊंगा कंसोलिडेशन के, और फिर अपन इसके आईसीए की स्टडी मटेरियल से सारे एग्जाम्पल, सारे क्वेश्चन स्टडी मटेरियल के करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा सर कि जो कंसोलिडेशन है, क्या बोला मैंने, जो आपका जो कंसोलिडेशन होता है उसका मतलब क्या होता है सर? कंसोलिडेशन का मतलब होता है कि जब आपकी कोई कंपनी किसी दूसरी कंपनी का बिजनेस नहीं खरीदती, उस कंपनी के शेयर्स खरीदती है, मेजॉरिटी शेयर्स खरीद लेती है, उससे अपन कंसोलिडेशन कहते हैं सर। अगर बिजनेस ही खरीद लेती है तो उससे अमलगमेशन कहते हैं, अगर शेयर्स खरीदती है तो उससे अपन कंसोलिडेशन कहते हैं सर। कंसोलिडेशन के लिए कौन सा एएस लगता है सर? AS21। क्या सर वो अपन को पढ़ना है कि AS21? नहीं सर, AS21 अलग से अपने सिलेबस में नहीं है, बट कंसोलिडेशन का जो क्वेश्चन होता है, जो कंसोलिडेशन होता है, वो AS21 के फॉर्मेट के अकॉर्डिंग ही होता है। आई क्या बात समझ में? लॉजिक क्लियर क्या? यस सर। तो सर कंसोलिडेशन में अपन को क्या क्या पढ़ना है इस चैप्टर में? तो देखिए सर, कंसोलिडेशन में अपन को इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। इस चैप्टर में जो अपन को पढ़ना है सर, वो एक तो पढ़ना है कंसोलिडेशन, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। यस सर। दूसरा आपको पढ़ना है कंसोलिडेटेड कैश फ्लो स्टेटमेंट। तीसरा आपको पढ़ना है सर कंसोलिडेटेड P&L अकाउंट। एंड जो फोर्थ आपको पढ़ना है वो पढ़ना है सर, आपको क्या बोलते हैं, माइनॉरिटी इंटरेस्ट। एंड जो फिफ्थ आपको पढ़ना है वो पढ़ना है सर आपको मिसलेनियस टॉपिक्स कुछ। सर इस तरीके से कुछ आपके फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ अप्रॉक्स 5 से 6 टॉपिक हैं सर जो आपको पढ़ने पड़ेंगे कंसोलिडेशन के अंदर, जिसके अंदर सर 90% चांसेस इसके रहते हैं, आधा % चांस इसके रहते हैं, 8% चांस इसके रहते हैं एग्जाम में आने के सर, 1.5% चांस इसके रहते हैं, 1%, और आधा % इसके रहते हैं। तो बेसिकली सर परसेंट से मतलब नहीं होता, लेकिन जो अपना पढ़ना अपन को सब कुछ है, लेकिन इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम पर्पस के लिए कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट है, जिसके 90% चांस रहते हैं कि एग्जाम में या तो ये आता है या फिर आपके कंसोलिडेटेड P&L वाला क्वेश्चन पूछा जाता है। दोनों टॉपिक इंपॉर्टेंट है, एकदम इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अपन इन दोनों टॉपिक्स को एकदम आहिस्ता आहिस्ता ढंग से पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। तो सर सबसे पहले अपन आज जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे, कॉन्सेप्ट नंबर 1 हमारा वो स्टार्ट होगा सर कंसोलिडेशन बैलेंस शीट का। कंसोलिडेट बैलेंस शीट। क्लियर? यस सर। सर कंसोलिडेट बैलेंस शीट में सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना सर, आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने हैं। आपको वर्किंग नोट नंबर 1 सबसे पहले बनाना है, हमेशा ध्यान रखना सर। जब भी अगर आपको कंसोलिडेट बैलेंस शीट बनानी हो, सबसे पहले आप क्या बनाओगे सर? स्टेटमेंट ऑफ नेट असेट। क्या बनाओगे सर? सबसे पहले आप स्टेटमेंट ऑफ नेट असेट, जिसे अपन क्या कहते हैं? सोना। क्या कहते हैं? सोना। किस कंपनी का सर? सब्सिडरी कंपनी का। अब आई थिंक सर आपको सब्सिडी कंपनी किसे कहते हैं वो पता होगा, तो मैं सब्सिडी कंपनी को एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। क्लियर क्या? यस सर। किस कंपनी का? सब्सिडरी कंपनी का। तो सर सब्सिडी कंपनी का स्टेटमेंट ऑफ नेट असेट कैसे बनता है? देखिए, ये आपका प्री है, ये आपका पोस्ट पीरियड होता है, ये आपका टोटल है। ठीक है। सबसे पहले सर आपके प्री पीरियड में इक्विटी शेयर कैपिटल आपका गिवन अमाउंट कितना गिवन है वो डालेंगे,
ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है, पोस्ट में आपको कुछ नहीं डालना और यहाँ पे भी गिवन का आपका टोटल हो जाएगा। क्लियर क्या? यस सर। आप इसको कहीं नेगेटिव साइन मत समझ लीजिएगा सर, ठीक है, गिवन वाला। फिर उसके बाद इक्विटी शेयर कैपिटल के बाद जो भी आपके रिजर्व एंड सरप्लस है, ठीक है, आपका ओपनिंग बैलेंस कितना है, आपका चेंज कितना हुआ और आपका क्लोजिंग बैलेंस कितना है। क्लियर क्या? यस सर। समझ में आ रहा है? हाँ सर। फिर उसके बाद जो भी सर आपकी फिक्टिशियस असेट होगी, जो भी सर आपकी फिक्टिशियस असेट होगी, उसका ओपनिंग बैलेंस कितना है, उसमें चेंजेस कितना हुआ है, उसका क्लोजिंग बैलेंस कितना है। ये भी नेगेटिव में आएगा, ये भी नेगेटिव में आएगा, ये भी नेगेटिव में आएगा, क्योंकि फिक्टिशियस असेट हमारी माइनस हो जाती है। प्लस जो भी सर आपने डिविडेंड है किसके ऊपर ऑन, एक सेकंड सर, जो भी आपने डिविडेंड पे करा है सर, डिविडेंड की स्पेलिंग गलत हो गई, एक सेकंड सर। जो भी आपने डिविडेंड पे करा है किसके ऊपर ऑन, इक्विटी के ऊपर, इक्विटी शेयर्स के ऊपर जो डिविडेंड पे करा है, ठीक है, वो आपको यहाँ लिखना है। प्लस जो आपने बोनस पे करा है वो आपको यहाँ लिखना है। प्लस जो भी आपके अब नॉर्मल लॉसेज होंगे, जो भी आपके अब नॉर्मल लॉसेज होंगे वो आपको यहाँ लिखना है, ठीक है। समझ में आई क्या बात? यस सर। माइनस जो भी आपके अब नॉर्मल गेन होंगे वो आपको यहाँ लिखना है। ध्यान रखना सर, ये दोनों तभी कंसीडर होंगे इफ़ ऑलरेडी इंक्लूडेड प्रॉफिट, अगर वो पहले से प्रॉफिट में इंक्लूड है, इफ़ ऑलरेडी इंक्लूडेड इन प्रॉफिट, तो ही इनको कंसीडर करेंगे, अदरवाइज इग्नोर। समझ में आई क्या बात? यस सर। अगर ये प्रॉफिट में इंक्लूड हैं अब नॉर्मल लॉसेज और अब नॉर्मल गेन, तो ही हम इन्हें कंसीडर करेंगे, अदरवाइज हम इन्हें इग्नोर कर देंगे। फिर क्या करेंगे सर अपन, टोटल। फिर क्या करेंगे सर अपन, यहाँ का टोटल करेंगे, यहाँ कुछ नहीं जाएगा, यहाँ कुछ नहीं जाएगा, ठीक है। क्लियर क्या? यस सर। फिर क्या करते हैं सर, फिर उसके बाद अपन सर यहाँ टोटल कर देंगे। यस। टोटल करने के बाद देखिए सर, टोटल करेंगे, टोटल करने के बाद फिर अपन सर प्लस या माइनस क्या करेंगे सर, टाइम एडजस्टमेंट। क्या करेंगे सर, टाइम एडजस्टमेंट का प्लस माइनस करेंगे। अब सर टाइम एडजस्टमेंट प्लस माइनस कैसे, देखिए टाइम एडजस्टमेंट प्लस माइनस कैसे, देखिए ना सर, दिस डिवाइड बाय दिस 12 मल्टीप्लाई बाय प्री मंथ्स, जो आएगा उसको यहाँ से माइनस करना है और जो यहाँ आएगा उसको यहाँ पे आपको ऐड करना है। समझ में आई क्या बात? लॉजिक क्लियर क्या? यस सर। टाइम एडजस्टमेंट कब करना होता है सर, टाइम एडजस्टमेंट कब करना होता है सर, टाइम एडजस्टमेंट कब करना होता है, टाइम एडजस्टमेंट तब करना होता है व्हेन एक्विजिशन इज अदर देन स्टार्टिंग। आपने स्टार्टिंग के अलावा कहीं और अगर एक्विजिशन करा है तो फिर आपको टाइम एडजस्टमेंट करना पड़ता है। क्लियर क्या? यस सर। आगे आगे देखिए सर, टाइम एडजस्टमेंट के बाद क्या होगा सर, आपने पहले अब नॉर्मल लॉसेस को ऐड किया था। यस सर। अब आप अब नॉर्मल लॉसेस को क्या करोगे, माइनस। कहाँ से माइनस करोगे सर, देखते हैं, प्लस। अब आप क्या करोगे, अब नॉर्मल लॉसेस को, अब नॉर्मल गेन को ऐड करोगे, माइनस क्या करोगे, अब जो आपने डिविडेंड पे करा है इक्विटी वाला, कौन सा वाला सर, इक्विटी वाला, वो भी माइनस करोगे। उसके साथ माइनस करोगे जो आपने प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड पे करा है, कौन सा प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड। उसके बाद आपका सर बोनस माइनस करोगे आप। क्लियर क्या? यस सर। अब ये कहां से माइनस करोगे, देखिए सर, ये जो तीन है, ये जो तीन है वो डिपेंड करते हैं अपॉन क्वेश्चन पर, डिपेंड करते हैं अपॉन किस पर, क्वेश्चन पर,
कि अपन को प्री में से माइनस करना है, पोस्ट में ऐड करना है, प्री में से माइनस करना है, पोस्ट में ऐड करना है, वो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। लेकिन ये जो हमारा प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड है वो आपका हमेशा कहाँ से माइनस होगा? पोस्ट में से। कहाँ से माइनस होगा सर आपका? हमेशा पोस्ट में से। ऑलवेज कहाँ से माइनस होगा सर? पोस्ट में से माइनस होगा। लेकिन जो बोनस पेड है सर हमारा, हमारा जो बोनस पेड है वो भी किस पे डिपेंड करेगा? डिपेंड अपॉन क्वेश्चन, कि क्वेश्चन क्या कहता है सर, क्वेश्चन वाले ने क्या कहा है, क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा। समझ में आई क्या बात? यहाँ तक की बताइए सर, लॉजिक क्लियर हुआ क्या? यस सर। जो भी स्टेटमेंट ऑफ नेट एसेट ऑफ सब्सिडी कंपनी बनेगा उसके अंदर प्री पोस्ट टोटल 3 कॉलम, पहले इक्विटी शेयर कैपिटल जो गिवन फिगर है उसको ही लिखेंगे, रिजर्व एंड सरप्लस का ओपनिंग, फिक्टिशियस सेट का भी ओपनिंग, नेगेटिव में डिविडेंड, बोनस, अबनॉर्मल लॉसेज, अबनॉर्मल गेन, ऐसे लिखेंगे, फिर टोटल, फिर टाइम एडजस्टमेंट करेंगे, फिर इन सब का करेंगे। आई क्या बात समझ में? यस सर। सर ये एक फॉर्मेट है जो आपको, अगर आपने ये सही बना लिया स्टेटमेंट ऑफ नेट एसेट, तो सर पूरा क्वेश्चन बैलेंस शीट का आपका सही होगा, 10 से 10 मार्क्स मिलेंगे कर। सही बात है क्या? यस सर। फिर क्या माइनस करेंगे सर? फिर माइनस करेंगे आपका रिवैल्यूएशन लॉस। कौन सा लॉस सर? आपके रिवैल्यूएशन किया होगा, रिवैल्यूएशन पे कोई लॉस आया होगा, ठीक है। अगर कोई गेन आया है रिवैल्यूएशन पर तो उस गेन को अपन ऐड कर देंगे। यस सर। अगर रिवैल्यूएशन गेन होगा तो सिंपल सी बात है एडिशनल डेप्रीशिएशन लगेगा। यस सर। अगर रिवैल्यूएशन लॉस होगा तो सेविंग इन डेप्रीशिएशन होगा। हाँ सर, डेप्रीशिएशन में क्या होगा? सेविंग होगी। उसके आगे सर, अगर कोई भी अपस्ट्रीम ट्रांजैक्शन हुआ है, तो अपस्ट्रीम ट्रांजैक्शन में जो भी अनरियलाइज्ड प्रॉफिट होता है, जो भी क्या होता है? अनरियलाइज्ड प्रॉफिट होता है, अपन उसको माइनस करेंगे। यस सर। समझ में आई क्या बात? यस। अब देखिए आप, रिवैल्यूएशन लॉस और रिवैल्यूएशन गेन आपके प्री का पार्ट होता है, पोस्ट का पार्ट नहीं होता। लेकिन एडिशनल डेप्रीशिएशन, सेविंग इन डेप्रीशिएशन आपका पोस्ट का पार्ट होता है, आप स्ट्रीम भी आपका पोस्ट का पार्ट होता है। क्लियर क्या? यस सर। इस तरीके से सर आप क्या निकाल लोगे? इस तरीके से आप निकाल लोगे स्टेटमेंट ऑफ नेट एसेट का टोटल। सर ये फॉर्मेट आपको पूरा ध्यान रखना है, इस फॉर्मेट के बेसिस पे आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। क्लियर क्या? यस सर। समझ में आई क्या बात? यस। अब सर आपको मैं बताता हूं कि अप स्ट्रीम का मतलब क्या होता है। क्या? कि सर अप स्ट्रीम का मतलब क्या होता है, सबको अपन एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे। अभी अपन आगे फॉर्मेट पे चलते हैं। फिर अपन क्या निकाल लेंगे सर? होल्डिंग कंपनी का शेयर। फिर निकाल लेंगे फिर अपन किसका कंपनी का शेयर? सब्सिडरी कंपनी का शेयर। क्लियर क्या? यस सर। वो परसेंटेज जो होगी उस परसेंटेज के बेसिस पर अपन इसमें इसका शेयर निकाल लेंगे। बताइए सर क्या समझ में आया क्या? यस सर। तो सर इस हिसाब से आपका क्या बनता है? ये एक बनता है स्टेटमेंट ऑफ नेट एसेट ऑफ सब्सिडरी कंपनी। क्लियर क्या? यस सर। ये वर्किंग नोट नंबर 1 आप लोगों को क्लियर हुआ क्या? यस सर। अब बनाते हैं अपन सर वर्किंग नोट नंबर 2। कौन सा सर? वर्किंग नोट नंबर 2, जिसे अपन कहते हैं कैलकुलेशन ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट। माइनॉरिटी इंटरेस्ट सर, माइनॉरिटी इंटरेस्ट का दूसरा नाम भी कुछ होता है क्या? हाँ सर, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। कौन सा इंटरेस्ट सर? नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। देखिए सर, अब नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं वो देखिए सर फटाफट से। देखिए सर, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट में आपका जो सब्सिडरी है, सब्सिडरी मतलब नहीं, सब्सिडरी ना कहो सर, इसको आप माइनॉरिटी कह दो सर। जो माइनॉरिटी है उसका शेयर किसके अंदर? इन स्टेटमेंट ऑफ नेट एसेट के अंदर, प्री वाला भी, पोस्ट वाला भी। क्लियर क्या? यस सर। प्लस और क्या करोगे सर उसके अंदर? प्लस उसके अंदर करोगे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जो हेल्ड है बाय माइनॉरिटी। माइनॉरिटी ने कितना प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हेल्ड कर रखी है उसको भी अपन क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। क्लियर क्या? यस सर। और उसमें से क्या माइनस कर देंगे सर? और उसमें और एक और चीज़ ऐड कर देंगे सर, क्या? प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड। क्या सर? प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हेल्ड बाय माइनॉरिटी। लॉजिक क्लियर हुआ क्या? बताइए सर। मतलब जितना माइनॉरिटी शेयर्स ने प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हेल्ड कर रखी है उसके ऊपर कितना प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड मिलेगा
उसको भी आप स्टेटमेंट ऑफ उसके प्री माइनॉरिटी कैलकुलेशन में ऐड कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, माइनॉरिटी इंटरेस्ट। समझ में आया क्या? यस सर। कि कितना परसेंट प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ने हेल्ड कर रखा है वो ऐड कर दो, प्लस प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हेल्ड बाय माइनॉरिटी, मतलब माइनॉरिटी ने कितना प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हेल्ड कर रखा है आप उसको भी क्या कर दोगे सर, ऐड कर दोगे। समझ में आई क्या बात? यस सर। लॉजिक क्लियर क्या? यस। आगे सर अब बनाते हैं अपना वर्किंग नोट नंबर 3। वर्किंग नोट नंबर 3 बनता है सर आपका कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। सर कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। सर कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में सर दो टाइप होते हैं। कॉस्ट ऑफ कंट्रोल गुडविल भी हो सकता है, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल आपका कैपिटल रिजर्व भी हो सकता है। क्लियर क्या? यस सर। वो डिपेंड करता है आपके आंसर पर। लाइक जैसे कि सर नेट इन्वेस्टमेंट कितना कर रखा है आपने, नेट इन्वेस्टमेंट कितना कर रखा है कंपनी ने, ठीक है, शेयर्स को खरीदने में, माइनस होल्डिंग कंपनी का, क्या बोला मैंने, होल्डिंग कंपनी का कौन सा वाला शेयर, शेयर इन सोना। सोना में कौन सा वाला शेयर सर, प्री वाला पोस्ट वाला, सर कौन सा वाला, प्री वाला, माइनस करेंगे। यस सर। उसमें से क्या माइनस करेंगे, और उसमें से और क्या माइनस करेंगे सर, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जो हेल्ड है बाय होल्डिंग कंपनी, कि होल्डिंग कंपनी ने कितना प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हेल्ड कर रखा है वो माइनस कर देंगे सर अपन। समझ में आ रही है क्या बात? यस सर। और क्या माइनस करेंगे, आपका प्री एक्विजिशन डिविडेंड, प्री एक्विजिशन का जो डिविडेंड है वो माइनस कर देंगे। कब माइनस करेंगे सर, कितना शेयर माइनस करेंगे, जो कि हेल्ड है बाय किसके द्वारा, होल्डिंग कंपनी के द्वारा, मतलब होल्डिंग कंपनी का शेयर माइनस करेंगे, ठीक है। एंड जिसे रॉन्गली क्रेडिटेड टू पीएनएल अकाउंट, और जिसे रॉन्गली क्रेडिटेड कर दिया गया है किसके अंदर, टू पीएनएल अकाउंट के अंदर, तब अपन माइनस करेंगे, अदरवाइज अपन माइनस नहीं करेंगे। बताओ सर समझ में आया क्या, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल या कैपिटल रिजर्व? यस सर। क्या बोला मैंने कि जो आपका नेट इन्वेस्टमेंट है उसमें से होल्डिंग कंपनी का शेयर कौन सा वाला, प्री वाला, वो माइनस कर देंगे। जितनी भी होल्डिंग कंपनी ने प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हेल्ड कर रखी है वो माइनस कर देंगे। जो भी प्री एक्विजिशन डिविडेंड है, क्या बोला मैंने, जो भी प्री एक्विजिशन डिविडेंड है, ठीक है, अगर वो रॉन्गली क्रेडिट हो जाता है पीएनएल अकाउंट में तो उसके अंदर जो होल्डिंग कंपनी का शेयर है वो माइनस कर देंगे। अब एक बात बताओ सर, आप पूछोगे कि सर ये जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, आप पूछोगे सर ये जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जो होल्डिंग ने हेल्ड कर रखी है उसके ऊपर भी तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड मिला होगा। यस सर, मिला होगा प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड। तो फिर सर अपन ने वो वाला प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड क्यों माइनस नहीं करा कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में से? क्योंकि सर जब होल्डिंग कंपनी को प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड मिल रहा है तो वो उसके रिजर्व एंड सरप्लस का पार्ट बनेगा, मतलब उसकी इनकम का पार्ट बनेगा। इस कारण से मैंने उसको यहाँ पे माइनस नहीं किया है। क्लियर क्या? यस सर। क्योंकि कॉस्ट ऑफ कंट्रोल ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन निकालते हैं और उस दिन मुझे डिविडेंड नहीं मिला था। क्लियर क्या? यस सर। वर्किंग नोट नंबर 2 एंड वर्किंग नोट नंबर 3 क्लियर। वर्किंग नोट नंबर 1 क्लियर क्या? यस सर। एंड द लास्ट वर्किंग नोट नंबर दैट्स 4, वर्किंग नोट नंबर 4 क्लियर क्या? यस सर। आइए वर्किंग नोट नंबर 4 पे बात करते हैं। कैलकुलेशन ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस। अब आप किसकी कैलकुलेशन करोगे? रिजर्व एंड सरप्लस की कैलकुलेशन कर रहे हो सर। तो रिजर्व एंड सरप्लस की कैलकुलेशन देखिए सर आप कैसे करते हो, देखना सर। आप जो भी होल्डिंग कंपनी का, क्या बोला मैंने, होल्डिंग कंपनी का जितना भी रिजर्व एंड सरप्लस है, जितना भी रिजर्व एंड सरप्लस है वो प्लस करोगे उसके अंदर क्या सर, जो भी होल्डिंग कंपनी है उसका शेयर किसके अंदर, इन सोना के अंदर। कौन सा वाला शेयर सर, कौन सा वाला, पोस्ट वाला शेयर। क्लियर क्या? प्री वाला शेयर तो हमने माइनस कर ही दिया था। यस सर। फिर उसमें से माइनस करोगे सर अगर कोई भी प्री एक्विजिशन डिविडेंड है, ठीक है। यस सर। उस कैसे माइनस करोगे, उसमें माइनस करोगे सर शेयर ऑफ होल्डिंग का, कंपनी का, होल्डिंग कंपनी का ही शेयर माइनस करोगे। और तभी माइनस करोगे अगर वो क्रेडिटेड है टू रॉन्गली, क्या बोला मैंने, रॉन्गली क्रेडिटेड है वो टू पीएनएल अकाउंट में, तभी आप माइनस करोगे रिजर्व एंड सरप्लस की कैलकुलेशन में से। क्लियर क्या? यस सर। उसके बाद
सर जो भी डाउन स्ट्रीम ट्रांजेक्शन्स होंगे, जो भी डाउन स्ट्रीम अनरियलाइज्ड प्रॉफिट होगा उसको आप माइनस करोगे इधर। जो भी आपका सर अगर कैपिटल रिजर्व है, इफ एनी कैपिटल रिजर्व फ्रॉम वर्किंग नोट नंबर 3 से मान लीजिए कैपिटल रिजर्व आ जाता है, तो वो आप ऐड कर दोगे यहाँ पे। अब सर वर्किंग नोट नंबर 3 से कैपिटल रिजर्व कब आएगा, देखिए अगर ये जो आंसर है, अगर ये आंसर पॉजिटिव आया और अगर आंसर नेगेटिव आया, अगर आंसर पॉजिटिव आया मतलब मान लीजिए मैंने 100 रुपये लगाए और 80 रुपये की चीज़ मिली है मुझे, तो गुडविल आएगी पॉजिटिव में, नेगेटिव में कैपिटल रिजर्व आएगा। क्लियर क्या? यस सर, समझ में आ गई बात? यस, अगर कैपिटल रिजर्व है, अगर वर्किंग नोट नंबर 3 से वो भी ऐड कर देंगे अपन इधर। प्लस अगर कोई प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड है, किस कंपनी, होल्डिंग कंपनी का शेयर, होल्डिंग कंपनी का शेयर जो प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड है उसको ऐड कर देंगे। माइनस लॉस अगर कोई है ऑन सेटलमेंट पर, लॉस अगर कोई है ऑन सेटलमेंट पर, और ऑन एनी लायबिलिटी जो कि हेल्ड थी बाय होल्डिंग कंपनी। अगर होल्डिंग कंपनी ने कोई लायबिलिटी हेल्ड कर रखी थी, उसके सेटलमेंट पर अपन ने ज़्यादा पैसे चुकाए हैं, तो वो चीज़ भी अपन माइनस कर देंगे, तो अपने पास क्या आ जाएगा, कंसोलिडेटेड रिजर्व एंड सरप्लस आ जाएगा। बताइए सर क्या समझ में आया? क्या आपको कैलकुलेशन ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस की कैलकुलेशन समझ में आई? कॉस्ट ऑफ कंट्रोल की कैलकुलेशन समझ में आई क्या आपको? यस सर। आपको माइनॉरिटी इंटरेस्ट की कैलकुलेशन समझ में आई? यस। और अपन को क्या स्टेटमेंट ऑफ नेट असेट की कैलकुलेशन समझ में आई क्या? हाँ सर। तो ये जो चारों वर्किंग नोट थे सर आपके, वर्किंग नोट नंबर 1 और वर्किंग नोट नंबर 2, आपके वर्किंग नोट नंबर 3 एंड आपका जो वर्किंग नोट नंबर 4 है, ये चारों वर्किंग नोट सर अगर आपके सही बन जाते हैं किसी क्वेश्चन में, तो सर आपके 10 से 15 मार्क्स कोई नहीं काटेगा इस क्वेश्चन के अंदर। पूरे 10 से 15 मार्क्स आपको क्वेश्चन के अंदर मिल सकते हैं। आई क्या बात समझ में? यस सर। आइए अपन अब इसके अंदर कुछ नोट्स लिखते हैं। इन वर्किंग नोट को बनाने के लिए अपन को कुछ नोट्स की आवश्यकता पड़ेगी। सर आज नहीं लगता मुझे अपन आज क्वेश्चन स्टार्ट कर पाएंगे, बट लेकिन आज ये है कि अपन आज सारे नोट्स लिख लेंगे, सो डैट कि जब भी अपन अपनी क्लास चालू करेंगे, नेक्स्ट क्लास में जब अपन क्वेश्चन चालू करेंगे, तो अपन को ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, अपने पास सारे कॉन्सेप्ट्स लिखे हुए होंगे, फिर अपन को समझ के क्वेश्चन अप्लाई करेंगे। ठीक है? यस सर। आइए कुछ अपन नोट्स लिखते हैं सर, एडिशनल नोट्स। यस सर। अगर आपको वीडियो सर पसंद आ रही हो, आपको लग रहा होगा कि कुछ ऐसा कंटेंट मिल रहा है जो कि कुछ डिफरेंशिएट है, कुछ एडिशनल कंटेंट है, तो सर प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और सर बेल आइकन को क्लिक करें। देखिए सर, एडिशनल नोट्स में सबसे पहले मैं नोट्स लिखवाता हूँ सर आपको, किसका? रिवैल्यूएशन का। किसका सर? रिवैल्यूएशन ऑफ असेट का। क्या ये असेट का रिवैल्यूएशन क्या बीमारी है, उसके बारे में अपन डिस्कशन करते हैं। सर देखिए, दो चीज़ होती है, इसको चार्ट के हिसाब से पढ़ेंगे। पहला, डायरेक्टली गिवन है अमाउंट आपको। क्या बोला मैंने? डायरेक्टली गिवन अमाउंट है आपको, डायरेक्टली गिवन है। कैसे गिवन है? क्या गिवन है? डायरेक्टली गिवन है क्या? बाय डेट अमाउंट, कि इतने अमाउंट से रिवैल्यूएशन हुआ है। तो फिर तो बात ही खत्म। जब अपन को सीधा सीधा बोल दिया कितने अमाउंट से रिवैल्यूएशन हुआ है, तो सिंपल सी बात है, आप क्या करोगे सर इसका? क्या करोगे सर आप इसका? इसको सिंपल सी बात है, आप सीधा सीधा डायरेक्टली शो कर दोगे। इट विल बी शोन, इसको आप दिखा दोगे किसके अंदर? इन स्टेटमेंट ऑफ नेट असेट के अंदर, सोना के अंदर। क्लियर क्या? यस सर। समझ में आई क्या बात? हाँ सर, नेट असेट के अंदर अपन दिखा देंगे, सोना के अंदर। ठीक है? दूसरा, मान लीजिए अगर वो वैल्यूड गिवन है। क्या बोला मैंने? अगर वैल्यूड गिवन है तो फिर क्या करोगे आप? क्या बोला मैंने? अगर आपका क्या गिवन है? वैल्यूड वर्ड गिवन है, कि डायरेक्ट गिवन नहीं दिया कि इतने से बड़ा है, बोला कि इतने रुपए में वैल्यू किया गया है, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा सर? सिंपल सी बात है, अब आपको क्या करना पड़ेगा? अमाउंट निकालना पड़ेगा रिवैल्यूएशन का। वो कैसे निकलेगा? देखिए सर, अब देखिए सर, आपको क्या करना पड़ेगा? ऑन द डेट ऑफ परचेज, ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन, जिस दिन आप एक्विजिशन कर रहे हो उस दिन की क्या चाहिए आपको? उस दिन की क्या चाहिए आपको? उस दिन की WDV फ्रॉम
ओल्ड मेथड, पुराने मेथड से उस दिन की WDV बताइए, उस दिन की कितनी WDV होगी। एंड अपन उसे क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे किसके साथ, एंड कंपेयर करेंगे इट बोले तो उस WDV को, उस पुरानी उस WDV को किसके साथ, विथ गिवन वैल्यू के साथ, विथ गिवन वैल्यू के साथ। आई क्या बात समझ में? यस सर। लॉजिक क्लियर हो गया क्या? हाँ सर। मान लीजिए सर आपको जैसे कि 1 साल पहले आपने कोई मशीनरी खरीदी थी 10,000 रुपये में। जिस दिन मैं आपका बिजनेस एक्वायर कर रहा हूँ उस दिन बुक वैल्यू उसकी है 9,000 रुपये, लेकिन मैं बताता हूँ वैल्यू है 10,000 रुपये, तो 1,000 रुपये से रिवैल्यूएशन हो गया असेट का। आई क्या बात समझ में? यस सर। क्लियर क्या लॉजिक? सर अपन सारी चीज़ों को समझेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर अभी कोई समझ में आ भी नहीं रहा है तो सिर्फ आप उतारने पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए, नोट्स मेकिंग पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए, सारे कॉन्सेप्ट समझेंगे, विथ प्रैक्टिकल क्वेश्चन समझेंगे सर। डोंट वरी सर, डोंट वरी। क्लियर क्या? यस सर। आइए पॉइंट नंबर 2 की बात करते हैं, वो होता है डेप्रीशिएशन। डेप्रीशिएशन किसकी बात करते हैं सर अपन अब? डेप्रीशिएशन ऑफ असेट। तो सर मैंने आपको कहा था कि एक तो एडिशनल डेप्रीशिएशन होता है और एक सेविंग इन डेप्रीशिएशन होता है। तो सर उस केस में कैसे करेंगे, देखिए उस केस में देखिए सर आपके पास 2 केस हैं। क्या गिवन है आपके पास? अगर बाय वर्ड गिवन है, क्या बोला मैंने, बाय डेट गिवन है या फिर वैल्यूड गिवन है। 2 वर्ड गिवन हो सकते हैं। अगर बाय डेट गिवन है तो 2 चीज़ें हैं। अगर इंक्रीज हो रहा है बाय डेट से तो क्या होगा, एडिशनल डेप्रीशिएशन कैलकुलेट होगा। कैसे निकालेंगे अपन एडिशनल डेप्रीशिएशन? देखिए, इंक्रीज मल्टीप्लाई बाय डेप्रीशिएशन रेट मल्टीप्लाई बाय डेप्रीशिएशन रेट। समझ में आई क्या बात? यस सर। इंक्रीज मल्टीप्लाई बाय डेप्रीशिएशन रेट, और उसको क्या कर देंगे अपन, माइनस कर देंगे एडिशनल डेप्रीशिएशन को। लॉजिक क्लियर हुआ क्या? समझ में आया क्या बात? क्लियर क्या? यस सर। अब सर कौन से पीरियड से मल्टीप्लाई करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे सर पोस्ट पीरियड से। मल्टीप्लाई किससे करेंगे सर? पोस्ट पीरियड से। उतना अपन एडिशनल डेप्रीशिएशन निकालेंगे। सर अगर डिक्रीज हो रहा है तो, डिक्रीज हो रहा है तो सर सेविंग निकलेगी। यस सर, सेविंग इन डेप्रीशिएशन होगा। कैसे निकालेंगे सर? कैसे निकालेंगे सर? सेम। कैसे निकालेंगे सर? सेम इसकी तरह निकालेंगे जैसे अपन ने इसके अंदर निकाला, सेम उसकी तरह। डिक्रीज वाले में भी और इंक्रीज वाले में सेम ऐसे ही निकालेंगे। बताओ सर समझ में आई क्या बात? यस सर। लेकिन अगर वैल्यूड गिवन है, क्या बोला मैंने, अगर आपके पास वैल्यूड वाला चीज़ गिवन होती है, अगर आपके पास वैल्यूड वाली चीज़ गिवन है तो फिर क्या करेंगे? देखिए सर, मेरी बात सुनिए सर। देखिए आप क्या करोगे सर, जो आपकी न्यू वैल्यू आई है वो मल्टीप्लाई बाय डेप्रीशिएशन परसेंटेज मल्टीप्लाई बाय पोस्ट पीरियड की कितना पीरियड बचा है, उसमें से माइनस कर देंगे सर। क्या क्या माइनस कर देंगे? ऑलरेडी आपने कितना चार्ज कर रखा है डेप्रीशिएशन, ऑलरेडी चार्ज्ड डेप्रीशिएशन फ्रॉम ओल्ड मेथड से, फ्रॉम ओल्ड मेथड से, पुराने मेथड से, फॉर पोस्ट पीरियड। उस पोस्ट पीरियड के लिए आपने पिछले पुराने मेथड से कितना डेप्रीशिएशन चार्ज कर रखा है, जो भी दोनों का डिफरेंस आएगा वो आपका क्या होगा, एडिशनल या सेविंग। वो क्या होगा, एडिशनल होगा या फिर आपका क्या होगा, सेविंग होगा। अब वो कैसे पता चलेगा सर एडिशनल है सेविंग? देखिए सर, देखिए सर, सुनिए सर, एडिशनल कैसे पता चलेगा? एडिशनल कैसे पता चलेगा? अगर पॉजिटिव आएगा तो एडिशनल है, सेविंग में मतलब नेगेटिव आएगा तो सेविंग है। समझ में आई क्या बात? यस सर। क्लियर क्या? यस। पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 3, आई थिंक सर आप उतारते चल रहे होंगे सारे कॉन्सेप्ट्स को। यस सर। पॉइंट नंबर 3 की बात करते हैं, वैल्यू ऑफ फिक्स असेट, वैल्यू ऑफ फिक्स असेट इन कंसोलिडेट बैलेंस शीट, इन कंसोलिडेट कॉन्सो बैलेंस शीट में। ठीक है, जो कंसोलिडेट बैलेंस शीट है उसके अंदर कैसे निकालेंगे? देखिए सर, फिक्स असेट की वैल्यू सब्सिडरी कंपनी की वैल्यू प्लस होल्डिंग कंपनी की वैल्यू, सब्सिडरी कंपनी की वैल्यू प्लस होल्डिंग कंपनी की वैल्यू प्लस रिवैल्यूएशन अगर आपको क्या है, गेन है, माइनस अगर रिवैल्यूएशन लॉस है अगर आपको,
एडिशनल डेप्रिसिएशन है तो माइनस कर दो, अगर सेविंग इन डेप्रिसिएशन है तो ऐड कर दो। इस तरीके से सर आप क्या निकाल लोगे कि कितना अमाउंट आपको बैलेंस शीट में दिखाना है फिक्स एसेट का, वो आपके पास आ जाएगा। आई क्या बात समझ में? यस सर। अब अपन बात करते हैं बोनस की, पॉइंट नंबर 4। 2 पॉइंट और बचे हैं सर, उसके बाद अपना ये जो कॉन्सेप्ट वाली क्लास है वो आज पूरी खत्म हो जाएगी। फिर अपन कल से इसके क्लास ट्यूशंस करेंगे, समझेंगे इन सारे टॉपिक्स को, ठीक है। बोनस, क्योंकि आज सर लिखवाने में पूरा टाइम हो गया है। बोनस अब देखना सर बोनस के बारे में। सर बोनस के केस में हमेशा आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, बोनस के केस में आपको सर हमेशा एक ही चीज़ ध्यान रखनी है सर, कि अगर वो रिकॉर्डेड है, क्या बोला मैंने, अगर वो रिकॉर्डेड है या फिर वो एडजस्टेड है, ठीक है, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा सर, सबसे पहले आपको फाइंड आउट करनी पड़ेगी। क्या फाइंड आउट करनी पड़ेगी आपको? फाइंड आउट करनी पड़ेगी आपको ओरिजिनल शेयर कैपिटल। ओरिजिनल शेयर कैपिटल आपको फाइंड आउट करनी पड़ेगी। और ओरिजिनल शेयर कैपिटल आप कैसे फाइंड आउट करोगे सर? लेट्स अज्यूम एक्स मान लो, ठीक है, जो भी बोनस है एक्स मल्टीप्लाई बाय रेशियो कर लो, फिर एक्स प्लस बोनस, बोनस क्या है आपके पास, एक्स इंटू रेशियो, यस सर, इक्वल्स टू जो शेयर कैपिटल आपके पास गिवन है, कौन सी वाली, जो गिवन है, उससे आप क्या निकाल लोगे, वैल्यू ऑफ एक्स क्या कर लोगे आप, फाइंड कर लोगे। समझ में आई क्या बात? लॉजिक क्लियर क्या? यस सर। अब सुनना सर, इसके अंदर 2 केसेस आते हैं इंपॉर्टेंट मुद्दे, कि अगर सर रिकॉर्डेड होगा तो होल्डिंग रेशियो क्या होगा, अगर रिकॉर्डेड होगा तो डिविडेंड किस पे दिया जाएगा। ये 2 अगर आपके मुद्दे अगर आपने सॉल्व कर लिए कि सर रिकॉर्डेड के केस में होल्डिंग रेशियो किस पे निकलेगा, होल्डिंग रेशियो का एक तो प्रॉब्लम आता है, दूसरा आता है सर डिविडेंड का प्रॉब्लम, कि यार इन दोनों की बीमारी आ जाएगी। तो होल्डिंग रेशियो में ध्यान रखना, टेकन अपॉन ओपनिंग शेयर, कि ओपनिंग शेयर कितने हैं, मल्टीप्लाई बाय 100। आई क्या बात समझ में? मतलब अगर आप ऊपर भी बोनस ले रहे हो तो नीचे भी बोनस लोगे, अगर ऊपर बोनस नहीं ले रहे तो नीचे भी बोनस नहीं लोगे। क्लियर क्या? मतलब या तो दोनों जगह बोनस, न्यूमरेटर में भी बोनस, डिनोमिनेटर में भी बोनस, या फिर दोनों जगह बोनस नहीं, दोनों जगह बोनस या फिर दोनों जगह बोनस नहीं। मतलब एक समान जैसा रखोगे आप न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को, तो ही आप क्या लोगे, होल्डिंग रेशियो निकालोगे। सर डिविडेंड, सर डिविडेंड के केस में डिपेंड करेगा कि वो फाइनल डिविडेंड है या इंटरिम। क्या बोला मैंने? वो फाइनल है या इंटरिम डिविडेंड है। अगर फाइनल होगा तो ओपनिंग शेयर कैपिटल पे, लेकिन अगर इंटरिम होगा तो गिवन शेयर कैपिटल पे आपको क्या मिलेगा, डिविडेंड दिया जाएगा। समझ में आई क्या बात? यस सर। लॉजिक क्लियर हुआ क्या? यस सर, लॉजिक क्लियर है। कब? जब आपके पास वो क्या हो, रिकॉर्डेड हो, एडजस्टेड हो। समझ में आई क्या बात? यस सर। अब मैं बात करता हूं सब जब वो रिकॉर्डेड ना हो, जब वो रिकॉर्डेड ना हो, नॉट रिकॉर्डेड, कि भैया वो रिकॉर्डेड ही नहीं है, या फिर वो नॉट एडजस्टेड, कि भैया वो एडजस्टेड ही नहीं है, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे? तो सर सिंपल सी बात है, 2 मुद्दे, कि आपके होल्डिंग रेशियो का क्या होगा, ठीक है, और एक आपका सर किसका, डिविडेंड का क्या होगा। ये 2 मुद्दे होते हैं सर आपके। होल्डिंग रेशियो का क्या होगा, देखिए सर, होल्डिंग रेशियो कैसे निकलेगा आप देखना सर। होल्डिंग रेशियो देखिए सर, अब होल्डिंग रेशियो निकलेगा जो भी आपने टेकन है डिवाइड बाय जो भी गिवन है, मल्टीप्लाई बाय 100। डिविडेंड के केस में सर आपके दोनों केस, कि फाइनल है या इंटरिम है, या तो फाइनल होगा, ठीक है, या फिर वो क्या होगा, इंटरिम। दोनों ही केसों में आपको किस पे देना है, गिवन शेयर कैपिटल पर। समझ में आई क्या बात? यस सर। क्योंकि आपने क्या नहीं करा, आपने अभी तक बोनस को रिकॉर्ड नहीं करा है, मतलब आपने अभी तक बोनस डिक्लेयर करा है बट आपने रिकॉर्ड नहीं करा, मतलब ना तो आपने रिजर्व एंड सरप्लस में से कम करा, ना ही शेयर कैपिटल को बढ़ाया। क्लियर क्या? यस सर। एंड द लास्ट इज डिविडेंड। क्लियर क्या? यस सर। अब अपन बात कर लेते हैं सर डिविडेंड की, ठीक है। पॉइंट नंबर 4 नहीं सर 5 है। पॉइंट नंबर 5, डिविडेंड। सर डिविडेंड
सर डिविडेंड दो टाइप के होते हैं आपके पास, एक होता है इंटरिम, एक होता है सर आपका कौन सा, फाइनल। एक होता है आपका सर इंटरिम डिविडेंड जो कि उसी साल का होता है और उसी साल में दिया जाता है, एक होता है फाइनल जो कि पिछले साल से रिलेटेड होता है। सर इंटरिम डिविडेंड क्या होता है सर, देखिए अगर इंटरिम डिविडेंड देखिए सर, अगर आपने सोर्स कौन सा यूज करा है, क्या बोला मैंने, क्या बोला मैंने सर, एक सेकंड सर, मैंने बोला आपने सोर्स कौन सा यूज करा है। अगर आपने सोर्स पोस्ट प्रॉफिट यूज करा है या प्री प्रॉफिट यूज करा है, अगर आपने पोस्ट प्रॉफिट यूज करा है तो सर आप क्या करोगे बताइए, सर आप क्या करोगे, तो सर आप एंट्री करोगे बैंक अकाउंट डेबिट, सॉरी एक सेकंड, बैंक अकाउंट डेबिट टू P&L अकाउंट, क्लियर। लेकिन अगर आपने प्री प्रॉफिट का यूज करा है तो आप एंट्री क्या करोगे सर, बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। समझ में आई क्या बात, क्यों, क्योंकि सर वो हमारी इनकम नहीं है, ये हमारी इन्वेस्टमेंट की कोस्ट में से कम होगा अगर प्री प्रॉफिट का यूज करा है तो, लेकिन अगर पोस्ट प्रॉफिट का यूज करा है तो वो हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा क्योंकि वो हमारी इनकम है। समझ में आई क्या बात, यस सर, क्लियर क्या, यस सर। इंटरिम शॉर्ट्स में मैंने क्या बताया कि देखो इंटरिम डिविडेंड दो टाइप से दिया जाता है, या तो पोस्ट प्रॉफिट का यूज करें या फिर वो किसका यूज करे, प्री प्रॉफिट का। अगर प्री प्रॉफिट का यूज करेगा तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। अगर पोस्ट प्रॉफिट का यूज करेगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू P&L अकाउंट। मान लीजिए क्वेश्चन साइलेंट है, क्या हो गया, क्वेश्चन साइलेंट है। इफ क्वेश्चन इज साइलेंट, इफ क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट ट्रीटमेंट, then we always assume they follow करेक्ट ट्रीटमेंट, उन्होंने करेक्ट ट्रीटमेंट ही किया होगा, हम ये अजम्पशन लेंगे। समझ में आई क्या बात, हाँ सर समझ में आ गया कि उन्होंने फिर करेक्ट ट्रीटमेंट ही किया होगा, हम फिर ये वाली अजम्पशन लेके सॉल्व करेंगे। मान लीजिए सर हमारे को अगर इंटरिम में सोर्स क्लैरिफाई नहीं करा तो सर अगर क्वेश्चन साइलेंट होगा तो भी हमारे को क्या लेना है, पोस्ट प्रॉफिट ही लेना है। समझ में आई क्या बात, यस सर। ये जो रूल है क्वेश्चन अगर साइलेंट वाला है तो ये दोनों के ऊपर अप्लाई होता है, क्लियर क्या, यस सर। कि अगर क्वेश्चन साइलेंट होगा तो हम ये मानेंगे कि उसने यही ट्रीटमेंट, उसने करेक्ट ट्रीटमेंट किया होगा, क्लियर क्या, करेक्ट ट्रीटमेंट किया होगा, इसका मतलब कि उसने क्या किया होगा, यही किया होगा। मतलब जैसे कि पोस्ट प्रॉफिट है, मान लीजिए जैसे पोस्ट प्रॉफिट में से दिया है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू P&L किया, लेकिन क्वेश्चन ने कहा कि आपको पोस्ट प्रॉफिट में से, एक सेकंड सर आप थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हो ना तो आप इसको हटाई दो, कोई बात नहीं सर, जब अपन क्वेश्चन आएगा तो फिर मैं आपको उस टाइम समझा दूंगा इस टॉपिक को, आप जैसे इसको कोई बात नहीं, आप जैसे हटा दो, अननेसेसरी सर कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है तो हटा दीजिए। अगर क्वेश्चन साइलेंट होगा तो सर ये वाला माना जाएगा, क्लियर क्या, यस सर। लेकिन अगर सर फाइनल डिविडेंड हो तो फाइनल डिविडेंड में भी वही कि सोर्स क्या है, सर आपका सोर्स क्या है, सोर्स डिपेंड करता है कि सर आपका सोर्स क्या है। अगर सोर्स आपका प्री है, अगर सोर्स आपका क्या है, प्री, और क्या है, पोस्ट है, तो सर देखिए अगर आपका फाइनल डिविडेंड जो है, अगर आपका फाइनल डिविडेंड प्री में से दिया जाता है, किस में से दिया जाता है सर, प्री में से, तो वही आपको क्या करना है, वही क्या करना है, आपको क्या एंट्री करनी पड़ेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। समझ में आई क्या बात, यस सर। लेकिन अगर पोस्ट में से दिया है तो पोस्ट में से दिया है तो क्या एंट्री करनी पड़ेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू P&L अकाउंट। मतलब सर कहने का मतलब यही है कि आपके डिविडेंड आपको कोई सा भी मिलता हो, डिपेंड करता है कि आपका सोर्स क्या है। अगर पोस्ट प्रॉफिट है तो टू P&L, प्री प्रॉफिट है तो टू इन्वेस्टमेंट, क्लियर क्या, यस सर। अगर सर क्वेश्चन साइलेंट हो तो मुझे क्या पता चलेगा किस में से दिया होगा, सर इसके अंदर अगर क्वेश्चन साइलेंट होगा तो अपन क्या मानेंगे, प्री। लेकिन अगर डिविडेंड के बारे में ही क्वेश्चन साइलेंट हो तो कि कौन सा डिविडेंड है, फाइनल या इंटरिम, तो सर फिर क्वेश्चन साइलेंट होगा तो अपन क्या मानेंगे, वो फाइनल डिविडेंड है, क्लियर क्या, यस सर। बताइए सर ये डिविडेंड का चार्ट क्लियर है क्या, यस सर। डिविडेंड दो टाइप का होता है, इंटरिम फाइनल। अगर क्वेश्चन साइलेंट होगा तो अपन क्या मानेंगे, फाइनल डिविडेंड। फिर देखेंगे सोर्स क्या यूज हुआ है। अगर इंटरिम में क्वेश्चन साइलेंट हो तो अपन पोस्ट मानेंगे, अगर फाइनल में क्वेश्चन साइलेंट हो तो अपन क्या मानेंगे, प्री, ठीक है। और जब भी प्री का यूज करेंगे तो टू इन्वेस्टमेंट आएगा, जब भी पोस्ट का यूज करेंगे तो टू P&L आएगा, बात खत्म, पैसा जम, क्लियर क्या, यस सर। अब छोटे छोटे सर 3 नोट और बचे हैं आपके, उनको और लिख लेते हैं सर अपन। पॉइंट नंबर 6,
6 ही है। हाँ सर, पॉइंट नंबर 6। पॉइंट नंबर 6 देखिए सर क्या है कि आपका जो प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड है एंड जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है वो कंसीडर होगी ओनली व्हेन, केवल जब इट इज क्यूमुलेटिव कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर। समझ में आई क्या बात? यस सर। मान लीजिए अगर क्वेश्चन साइलेंट होगा, इफ क्वेश्चन साइलेंट देन अज्यूम क्यूमुलेटिव कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर। समझ में आई क्या बात? अगर क्वेश्चन साइलेंट होगा तो अपन यही मानेंगे। क्लियर क्या? यस सर। समझ में आ गया क्या? हाँ सर। सर ये कहाँ हमने यूज करा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल? आपको ध्यान है मैंने स्टेटमेंट ऑफ नेट एसेट में से प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड माइनस किया था। मैंने होल्डिंग कंपनी का, जब मैंने होल्डिंग कंपनी का लिए लाया था तो मैंने होल्डिंग कंपनी के अंदर जब मैंने रिजर्व एंड सरप्लस निकाल रहा था तो मैंने प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड प्लस किया था। हाँ, मैंने जब माइनॉरिटी इंटरेस्ट निकाल रहा था तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल माइनस की थी। हाँ सर। तो वो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड तभी ही माइनस प्लस होगा जब वो क्यूमुलेटिव कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर होंगे। कौन से होंगे वो? क्यूमुलेटिव कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर होंगे। क्लियर क्या? यस सर। पॉइंट नंबर 7 सर, इस अप स्ट्रीम का मतलब क्या होता है? अप स्ट्रीम का मतलब होता है सर व्हेन सब्सिडरी सोल्ड टू होल्डिंग। और सर डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या होता है? सर डाउन स्ट्रीम का मतलब होता है व्हेन होल्डिंग सोल्ड टू सब्सिडरी। क्लियर क्या? यस सर। क्लियर हुआ क्या? हाँ सर, क्लियर हो गया। समझ में आई क्या बात? यस सर। अब बात करते हैं अपने पॉइंट नंबर 8 की। सर एक बात बताओ कि जब अप स्ट्रीम प्रॉफिट होता है या डाउन स्ट्रीम प्रॉफिट होता है, डाउन स्ट्रीम प्रॉफिट होता है तो अपन क्या कर देते हैं सर? माइनस। बट मान लीजिए अगर सर लॉस हो जाए तो कोई बात नहीं, ऐड कर दीजिए। समझ में आई क्या बात? यस सर। बट अगर जो लॉस है, बट लॉस ड्यू टू मार्केट वैल्यू है, ड्यू टू मार्केट वैल्यू है, देन इग्नोर। देन आप क्या कर दीजिए? देन आप क्या कर दीजिए सर? उस लॉस को क्या कर देना? इग्नोर कर देना। समझ में आई क्या बात? यस सर। अपन सर सारे क्वेश्चंस के थ्रू समझेंगे एक एक चीज को। डोंट वरी सर, अपन क्वेश्चंस करेंगे हर एक पॉइंट के ऊपर। ठीक है? पॉइंट नंबर 8 लास्ट। सर इफ डिविडेंड पेड फ्रॉम, नहीं सर ये नोट मैं आपको लिखवा चुका हूं पहले, अलग से लिखवा के आपको कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करूंगा। तो सर ये था हमारे सर सिर्फ एक नोट्स, सिर्फ नोट्स थे सर। हाँ सर, एक नोट और लिखवा दूंगा मैं सर आपको, एक सेकंड। कैश इन ट्रांजिट। सर कभी कभार क्या होता है, हम हमारा पैसा बेचते हैं और वो कैश इन ट्रांजिट में रह जाता है, तो सर क्या करना पड़ेगा? कुछ नहीं करना पड़ेगा, आपको कैश इन बैंक बैलेंस में ऐड करना है। कैश इन बैंक में आपको क्या करना पड़ेगा सर? इसको ऐड करना पड़ेगा। बात खत्म। क्लियर क्या? यस सर। तो सर इसी के साथ आज हमने हमारे कंसोलिडेशन का फर्स्ट क्लास खत्म करी, जिसके अंदर हमने क्या करा सर? जिसके अंदर हमने जितने भी कॉन्सेप्ट थे कंसोलिडेशन के रिगार्डिंग, वो सारे कॉन्सेप्ट हमने लिखे। समझे नहीं है सर अभी तक, अपन ने समझेंगे अपन हमारी नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम इनके हर एक का एक एक एग्जाम्पल भी करेंगे, ट्यूशंस भी करेंगे, और सर अपन फिर इस चैप्टर को खत्म करेंगे। क्लियर क्या? यस सर। अगर वीडियो पसंद आई हो तो सर लाइक शेयर सब्सक्राइब और बेल आइकन को सर प्रेस करना ना भूले। टाटा बाय बाय।